साउंड एनर्जी प्रोड्यूस होती है ना हीट एनर्जी, इसका मतलब एनर्जी कंजर्व रहती है। मोमेंटम तो ऑलवेज कंजर्व रहता ही है कोलिजन। मोमेंटम कंजर्व रहने का कॉज आपको पता होना चाहिए। कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होता कोलिजन में। कोलिजन एक इंटरनल प्रोसेस होता है, कोई एक्सटर्नल प्रोसेस नहीं होता। इसलिए तो एक्सटर्नल फोर्स नहीं होता तो मोमेंटम चेंज क्यों होगा? तो गाइस आंसर क्या होगा? यस, मोमेंटम कंजर्व, और दूसरा इलास्टिक, इलास्टिक कोलिजन है ना। 6.15 ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, इसको सॉल्व करना होगा। क्या लिखा हुआ है? अ पंप on the ground floor of a, ठीक है, building can pump up water to fill a tank of volume 30 meter square, 30 मीटर क्यूब लिखा हुआ है, ठीक है, मीटर क्यूब इन 15 मिनट, ठीक है। तो ये हमारे घर की ही कंडीशन बता दी इन्होंने। इन आवर हाउसेज देयर इज ऑलवेज एन इलेक्ट्रिक पंप which pumps water to transfer it at some height, है ना। तो किसी हाइट पर वाटर को ट्रांसफर करने के लिए ग्राउंड पर इलेक्ट्रिक पंप होता है। अब आपको जो डेटा दिया है वो है ऊपर जो घर पर वाटर टैंक है उसका वॉल्यूम कितना है, 30 मीटर क्यूब। बस ठीक लिखा है ना मैंने, 30 मीटर क्यूब। और ठीक है, ये एक दो जने कुछ थोड़े एक्टिव रहे हैं ना, फटाफट बता दो। वॉल्यूम ट्रू? यस सर। 30 मीटर क्यूब। इलेक्ट्रिक पंप को आपने ऑन किया और जब वाटर टैंक पूरा एम्प्टी था आपने उसको फिल करना स्टार्ट किया। किससे? बटन ऑन किया, इलेक्ट्रिक पंप को स्टार्ट किया और आपने क्या देखा, 15 मिनट में वाटर पूरा फिल हो गया, टैंक पूरा का पूरा कंप्लीट फिल हो गया, ठीक है। तो 15 मिनट, हाउ मेनी आवर्स, या आवर्स के प्लेस पर सेकंड अच्छा रहेगा, है ना। हाउ मेनी सेकंड्स? 900, है ना, बिल्कुल ठीक है। तो मैं यहाँ पर 900 सेकंड कर देता हूँ, ठीक है। 900 सेकंड्स में वो वाटर टैंक कंप्लीट फिल हो जाता है, ठीक है। और कुछ इंफॉर्मेशन बताइए। यस सर, हाइट 40 मीटर है। ओके, हाइट है 40 मीटर, है ना। ग्राउंड से वाटर टैंक की हाइट है 40 मीटर। ओके, हमें वाटर की डेंसिटी पता है 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। याद आ गया होगा आपको वाटर की डेंसिटी, ठीक है। और डेंसिटी वॉल्यूम से मास पता कर सकते हैं, मास और हाइट से हम फिर पोटेंशियल एनर्जी पता कर सकते हैं। तो आप यही आपको कहूंगा, इंस्ट्रक्शन दूंगा कि आप पहले वाटर की पोटेंशियल एनर्जी पता कर लें। हमें फाइनली क्या पता करना है, जो इलेक्ट्रिक पंप है उसकी पावर पता करनी है। और कोई इंफॉर्मेशन, एक एफिशिएंसी बताई हुई है, आई थिंक इलेक्ट्रिक पंप की एफिशिएंसी कितनी है, 30% है क्या? आई थिंक यस सर। 30%। अभी तक कौन है पीछे? राज। तो दिस इज द एफिशिएंसी। एफिशिएंसी के बारे में सबसे लास्ट में हम बात करेंगे, ठीक है। तो हमें क्या पता करनी है, इलेक्ट्रिक पंप की पावर पता करनी है। और इलेक्ट्रिक पंप क्या करता है, तो थोड़ा ध्यान से सुन लें। इलेक्ट्रिक पंप इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करता है और उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोसेस करके क्या करता है, वाटर के ऊपर वर्क करता है। वाटर पे वर्क होता है और वाटर ऊपर ट्रांसफर होता रहता है। विदाउट वर्क कोई भी बॉडी लो हाइट वाले लेवल से ज्यादा हाइट वाले लेवल पर जा नहीं सकती। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करता है इलेक्ट्रिकल पंप और फिर क्या करता है, वाटर पर वर्क करता है। अब इन बिटवीन उसकी एफिशिएंसी, एफिशिएंसी क्या होती है सुन लें। आपने अगर x जूल इलेक्ट्रिकल एनर्जी पंप को सप्लाई किया तो पंप x जूल वर्क नहीं करता, y जूल वर्क करता है और y कम होता है x से। समझ रहे हैं बात को? आपने जितनी एनर्जी इलेक्ट्रिक पंप को ट्रांसफर की आपको इक्वल अमाउंट वर्क नहीं मिलता, कम मिलता है। तो बाकी एनर्जी कहाँ चले जाती है, साउंड की फॉर्म में, हीट की फॉर्म में, है ना, इधर उधर वेस्ट हो जाती है। तो जितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी इलेक्ट्रिक मोटर कंज्यूम करती है वो 100% वर्क नहीं करती है। तो
जितना भी करती है उसके अकॉर्डिंग उसकी एफिशिएंसी होती है। अब ये एफिशिएंसी क्या होती है, आपने जितना एनर्जी सप्लाई किया और जितना वर्क आपको मिला और इनटू 100, ये जो आपको एक्सप्रेशन दिख पा रहा है ना, y अपॉन x इनटू 100, दिख रहा है ना, y अपॉन x इंटू 100। Yes, तो sir. y क्या है, Yes, sir. इलेक्ट्रिक मोटर ने कितना वर्क किया, x क्या है, आपने एनर्जी दी थी इलेक्ट्रिकल एनर्जी मोटर को, और ये परसेंटेज, तो ये होता है एफिशिएंसी। क्वेश्चन नंबर जो हम कर रहे हैं 6.15, इसमें एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको मुझे बतानी थी जो मैंने बता दी कि किसी भी गैजेट की, किसी भी मशीन की, किसी भी इंजन की या किसी भी मोटर की एफिशिएंसी होती है। हमारे जो व्हीकल होते हैं, मोटर व्हीकल, उनके इंजन की भी एफिशिएंसी होती है। उसमें फ्यूल बर्न होता है, फ्यूल के अंदर एनर्जी होती है, बर्न होते उससे एनर्जी निकलती है, हीट एनर्जी। वो कंप्लीट हीट एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट नहीं करता है इंजन, काफी सारी एनर्जी हीट की फॉर्म में सराउंडिंग में लॉस हो जाती है। तो इलेक्ट्रिक मोटर के साथ भी ऐसा ही होता है, ठीक है। और किसी मोटर की एफिशिएंसी जितनी ज्यादा है वो मोटर उतनी बेस्ट है। खैर, अभी इस क्वेश्चन में 15th क्वेश्चन में हमें जो मोटर बताई है उसकी एफिशिएंसी ओनली 30% है। मतलब उसको आप 100 जूल इलेक्ट्रिक एनर्जी दें तो वो 30 जूल वर्क करेगी, बाकी 17 जूल वेस्ट हो जाएगा। चलिए, तो ये सबसे बाद में कॉन्सेप्ट काम आएगा। एक बार क्वेश्चन में रीड कर लेता हूँ। फाइनली हमें आई थिंक पावर पता करनी है, और कोई डेटा इंफॉर्मेशन कुछ है इसमें। 30% की बात हो गई, 15 मिनट, 40 मीटर हाइट की बात हो गई, ठीक है। हाउ मच इलेक्ट्रिक पावर इज कंज्यूम्ड बाय दी पंप, तो कितना पावर कंज्यूम कर रही है मोटर, वो हमें पता लगाना है। तो पावर क्या होता है, आई थिंक आपको पता होगा, रेट ऑफ डूइंग वर्क, सही सही बात, P इक्वल टू Yes, sir. W अपॉन टी, याद होगा आपको। तो हमें वर्क पता लगाना है कि इलेक्ट्रिक मोटर ने कितना वर्क किया, वर्क पता लगाना है क्या गाइस। मैंने एक और बात बताई थी आपको, शायद पता होगा, मैंने पावर के लिए एक और बात बताई थी, रेट ऑफ कंज्यूमिंग एनर्जी इज ऑल्सो कॉल्ड पावर। जब इलेक्ट्रिक मोटर की बात आती है ना, तो W अपॉन टी नहीं होता, E बाय टी होता है, और ये E क्या है, एनर्जी जो मोटर कंज्यूम कर रही है। हाँ भाई, थोड़ा सा देख लें, जरूर मिलेगा आपको। Yes, sir. पावर की डेफिनेशन में मैंने आपको बताया था, रेट ऑफ कंज्यूमिंग एनर्जी इज आल्सो कॉल्ड पावर, क्योंकि इस क्वेश्चन में बात हो रही है इलेक्ट्रिक मोटर की, और इलेक्ट्रिक मोटर क्या करती है, एनर्जी को कंज्यूम करती है। तो ई क्या है, ई वो एनर्जी है जो मोटर ने कंज्यूम की है। और आपको एक और बात बता दूं, इस एनर्जी का 30% किसमें कन्वर्ट होता है, वर्क में, और वो वर्क किस में कन्वर्ट हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी में। तो क्वेश्चन की सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये तो हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले आप वाटर का मास पता लगाएं जो टैंक के अंदर है। ये छोटी मोटी बातें वापस करेंगे हम। तो पोटेंशियल एनर्जी 30 into 10 की पावर 3 mgh, सही बात। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हम सब जानते हैं, mgh। तो m क्या होगा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, है ना। तो m के प्लेस पर ब्रैकेट में मैंने क्या लिखा है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ठीक बात। Yes, sir. वैल्यू पुट कर देते हैं, तो जो होता है ना मास, वो मास होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। अब आपके पास आई थिंक सारी इंफॉर्मेशन है। जी की वैल्यू आप जो कहें वो हम लिख दें, 10 ही लिख दें, बताइए, या 9.8, 10 लिख देते सर। जी की वैल्यू क्या यूज लें, अभी भी खाली जगह छोड़िए मैंने, बताइए। 9.8 सर। ये 10 लीजिए, अब सर 9 ये लीजिए, थोड़ा आइडियली कर लेते हैं, 9.8 लिख देते हैं। कैलकुलेशन वैसे भी आप करेंगे तो ठीक है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हुई, मल्टीप्लीकेशन करना है, 12 1 2 3 4 10 टू द पावर 7 तक जा रहा है। तो बताइए, 1.2 होना था, 1.1 समथिंग,
हाँ भाई, थोड़ा सा फास्ट कर दो और जल्दी बता दो। 1.176। चलिए 1.176 बोल रहे हैं ना, तो 18 कर देते हैं। 76 को मैंने 8 कर दिया, तो आप लोग भी लिखें 1.18 इंटू 10⁻7 जूल। 10⁻7 तो होना चाहिए, चेक कर लेना आराम से। तो ये क्या है, कैपिटल यू क्या है? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द वाटर ऑफ वॉल्यूम 30 मीटर क्यूब एट हाइट 40 मीटर। सही बोल रहा हूँ ना? तो हमें पता है क्वेश्चन नंबर 15 में हम एक टैंक की बात कर रहे हैं जिसका वॉल्यूम इतना है और पूरा का पूरा वाटर से फिल किया हुआ, और कितनी हाइट पर है? 40 मीटर हाइट पर है। तो वो जो 30 मीटर क्यूब वाटर है 40 मीटर हाइट पर, उसकी पोटेंशियल एनर्जी हमने पता लगा ली। ठीक है, वाटर में पोटेंशियल एनर्जी आई कहां से? वाटर में पोटेंशियल एनर्जी आई है इलेक्ट्रिक पंप, है ना? इलेक्ट्रिक पंप ने जो वर्क किया है उससे, है ना, फ्रॉम इलेक्ट्रिक पंप, है ना, बाय द वर्क ऑफ इलेक्ट्रिक पंप। तो इलेक्ट्रिक पंप ने वाटर पर वर्क किया था, इसका मतलब आप समझें। सो वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक पंप, so work done by the electric pump, so work done by the electric pump। गाइस हो गया यहां तक? तो कैपिटल यू कैपिटल डब्ल्यू सेम होते हैं ऑलवेज, एनर्जी इक्वल टू वर्क, वर्क इक्वल टू एनर्जी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी वर्क के इक्वल। अब आपको एक इंफॉर्मेशन बताइए, है ना, एक इंफॉर्मेशन बताइए, इसके नीचे लिखिए इफ ई बी दी if E be the electrical energy। गाइस ठीक है, ऑडियो वीडियो सभी के? यस सर। Yes, sir. ना मेनली वीडियो, क्योंकि ऑडियो में ओहो 3 पीपल्स वेटिंग। मोइनुद्दीन, ओके, हाँ, तो क्या लिख रहे थे? इफ ई बी दी इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज्ड बाय, यूज्ड और कंज्यूम्ड एक ही बात है, यूज्ड बाय द पंप, used by the pump, then efficiency of the pump, then efficiency of the pump। आपको एफिशिएंसी की इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में बताइए, इलेक्ट्रिक पंप की एफिशिएंसी कितनी है? 30%। तो एफिशिएंसी होती क्या है? वर्क डन बाय द पंप, एनर्जी कंज्यूम्ड, है ना, डिवाइड में है एनर्जी कंज्यूम्ड और यूज्ड बाय द पंप इनटू 100, परसेंटेज में है इसलिए। ओके, आप E की वैल्यू पता लगा सकते हैं क्या इस फॉर्मूले से? बिल्कुल लगा सकते हैं ना। तो एक एक नई इंफॉर्मेशन आपके सामने है, किसी भी इलेक्ट्रिक पंप की एफिशिएंसी क्या होती है इस फॉर्मूले से पता लग रहा है ना, दी अमाउंट ऑफ वर्क डन इन परसेंटेज। तो परसेंटेज वर्क डन, तो उसने एनर्जी जो यूज की इलेक्ट्रिक पंप ने, उसमें से कितना परसेंट वर्क किया, वही उसकी एफिशिएंसी है। ठीक है, तो एनर्जी कंज्यूम की ई, डब्ल्यू वर्क किया, अब डब्ल्यू एनर्जी का कितना परसेंट है, वही एफिशिएंसी, और एफिशिएंसी जितनी ज्यादा होती है मोटर उतनी अच्छी होगी। ठीक है, नाउ ई इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन ईटा इंटू 100, ई इक्वल टू W कितना है गाइस? 1.18 इंटू 10⁻7 इंटू 100 अपॉन 30। सॉल्व कीजिए,
और ई की वैल्यू बताइए। सॉल्व हो जाए तो बताना, ई की वैल्यू बता देगा इस जो भी सॉल्व कर ले मुझे। Oh, 39.3 39.3 बिल्कुल ठीक है। 39.3 इंटू 10 टू दी पावर, ये 3.39 कर देते हैं ना, 3.93 इंटू 10 टू दी पावर 7 जूल। अभी ठीक लग रहा है? आप लोग बताइए 3.93 इंटू 10 टू दी पावर 7, yes sir. है ना। तो 3 स्टेप में होता है ये क्वेश्चन। जो भी गिवन डेटा है वो लिख लिया आपने। सबसे पहले टैंक में जितना भी वाटर है उसकी पोटेंशियल एनर्जी पता कर ली। पोटेंशियल एनर्जी की हेल्प से हमें पता लग गया कि इलेक्ट्रिक मोटर ने कितना वर्क किया है। भाई जितना वर्क किया उतनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई, तो W पता लग गया, जितनी पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इस W की हेल्प से, इस एफिशिएंसी की हेल्प से हमने क्या पता लगा लिया, हमने वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी पता लगा ली जो इलेक्ट्रिक मोटर ने 15 मिनट में कंज्यूम की है। सही बात, 15 मिनट लगे थे ना, 15 मिनट लगे थे। 15 मिनट तक मोटर को ऑन किया था, तब जाकर टैंक फिल हुआ था कंप्लीट। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी कंज्यूम की, इतनी। ठीक है, और इतनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करने में टाइम कितना लगा, सेकंड्स में भी पता लगा के रखा हुआ है हमने, 900 सेकंड्स। तो आप पावर पता लगाएं। नाउ लास्ट स्टेप, 2 स्टेप हो चुके। यू पता लगाया, यू के बाद एफिशिएंसी की हेल्प से ई पता लगाया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो मोटर ने कंज्यूम की है। नाउ लिखिए पावर ऑफ द पंप, पावर ऑफ द पंप P इक्वल टू E बाय T। तो पावर रेट ऑफ डूइंग वर्क होता है एक बात, पावर रेट ऑफ कंज्यूमिंग एनर्जी भी होता है दूसरी बात। तो यहाँ इलेक्ट्रिक पंप के लिए ये फॉर्मूला ही काम आएगा। सो 3.93 अपॉन 900, ठीक है, 10 टू द पावर 7। तो सॉल्व करें और आंसर बताएं मुझे क्या आ रहा है। 39.3 को 9 से आप डिवाइड कर दें। 39.3 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 10 टू दी पावर 4। सर 0.43 आ रहा है 39.3 को 9 से डिवाइड करने पे। sir 4.3 से हाँ 10 टू दी पावर को तो रहने दे फिलहाल, अब तो 39.3 को 9 से डिवाइड करके ही बताएं। sir 1 4.3 सर 4.3 4.36 into 10 to the power 7. वॉट। आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए पावर की यूनिट वॉट है ना। 4.36 इंटू 10 टू द पावर 4 वॉट है ना। तो इतने वॉट का वो पंप है, मतलब 4, ये तो बहुत 43,000, बहुत पावरफुल पंप है ना। तो यहाँ पर एंड होता है ये। सर सर Yes. पीछे आंसर 43.6 किलोवाट आ रहा है। हाँ तो समझ गए ना, इसका मतलब आपने बिल्कुल आइडियली कैलकुलेशन बताई है मुझे। ये डेसिमल आपको यहाँ दिख रही है, किलो मतलब क्या होता है, किलो मतलब क्या होता है 10 टू द पावर 3 है ना। तो अगर मैं डेसिमल शिफ्ट कर दूं तो ये 10 टू द पावर 3 भी हो सकता है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पावर इक्वल टू 43.6 इंटू 10 टू द पावर 3 वॉट है ना। और 10 टू द पावर 3 का मतलब क्या होता है पता है आपको। आंसर बिल्कुल ठीक है, सर 100% सही है। बोलिए सर इस क्वेश्चन में Yes. अपन वर्क को डायरेक्टली टाइम से डिवाइड करके भी तो पावर निकाल सकते हैं ना। अगर आप वर्क
अगर आप वर्क को टाइम से डिवाइड कर देंगे तो आंसर एब्सोल्युटली रॉन्ग आएगा। उसका रीजन जो इलेक्ट्रिक पंप है उसका पावर पूछ रहे हैं, इलेक्ट्रिक पंप का पावर पूछ रहे हैं। और हमेशा ध्यान रखना, अगर किसी इलेक्ट्रिक पंप का पावर पूछ रहे हैं तो आप उस एनर्जी को टाइम से डिवाइड करेंगे जो एनर्जी पंप ने कंज्यूम की है। आप रीडिंग देखते हैं ना किसी इलेक्ट्रिक बल्ब पर, किसी गीजर पर, किसी हीटर पर या किसी इलेक्ट्रिक पंप पर लिखा होता है कितने वॉट का है वो, है ना। इसका मतलब पर सेकंड वो कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा वो लिखा हुआ है उस पर। तो एनर्जी कंज्यूम करेगा लिखा हुआ, ध्यान रखना, वो ये नहीं करेगा कितना वर्क करेगा। हो सकता है उसकी एफिशिएंसी कम हो, तो हो सकता है वो तो बहुत सारी एनर्जी तो वेस्ट कर रहा है। वो वेस्ट कर रहा है तो वो वेस्ट भी तो बाद में ही कर रहा है, पहले तो एनर्जी कंज्यूम कर रहा है ना। तो ध्यान रखना किसी भी इलेक्ट्रिक पंप के लिए पावर कैसे निकालेंगे, एनर्जी कंज्यूम्ड बाय इलेक्ट्रिक पंप पर सेकंड। आप कॉपी के टॉप पर नोट कर सकते हैं, पावर ऑफ एनी इलेक्ट्रिक पंप इज डिफाइंड बाय एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द पंप पर सेकंड, एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द पंप पर सेकंड। तो वर्क तो उसने किया जो किया, खराब था, अच्छा नहीं था पंप, 30% एनर्जी को ही वर्क में कन्वर्ट कर पा रहा है, बट एनर्जी तो 100% कंज्यूम कर रहा है ना, उसका 30% ही काम कर रहा है। तो ध्यान रखना किसी भी पंप का पावर क्या होता है, एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द पंप पर सेकेंड। ओके, तो ये बात आपको ध्यान हमेशा रखनी है। अगर किसी पंप की एफिशिएंसी 100% हो, है ना, तो जितनी एनर्जी वो कंज्यूम कर रहा है उतना का उतना वो वर्क करता रहेगा। आइडियल पंप कहेंगे, बिल्कुल साइलेंट, बिल्कुल आवाज ही नहीं आएगी पंप चलेगा तब, और कोई हीट भी प्रोड्यूस नहीं होगी। बट आप जानते हैं हमारी इलेक्ट्रिक पंप जब चलते हैं तो नॉइज करते हैं, और हाथ लगाकर कभी देखें आप, उनका टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाता है। इसका मतलब एनर्जी वेस्ट हो रही है। तो बताएं भाई, आगे बढ़ सकते हैं, यस सर। Yes, नेक्स्ट sir. क्वेश्चन की Yes, तरफ sir. मूव कर सकते हैं ना। तो ये था आई थिंक 15। चलिए 16th क्वेश्चन में कुछ डायग्राम है, 1 2 3। करना क्या है इसमें देख लेते हैं, रीडिंग करते हैं। टू आइडेंटिकल बॉल्स, ठीक है, बीइंग्स इन कांटेक्ट विद ईच अदर एंड resting on a frictionless table are hit head on by another ball, okay, bringing on the same mass, moving initially with a speed v. If the collision is elastic, which of the following is the possible result after the collision? तो मैं तीनों के डायग्राम बना देता हूं, आपको कौन सा अच्छा लग रहा है, सही लग रहा है, आप बता देना। 1 2 3 आइडेंटिकल बॉल्स हैं, दो इस पे नंबर किया हुआ है, 2 3 एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में है, रुकी हुई है। फर्स्ट वाली बॉल कोलाइड करती है v स्पीड से जो आ रही है, कोलिजन के बाद क्या होगा, और जबकि कोलिजन कैसी है, इलास्टिक कोलिजन, कोलिजन के बाद क्या होगा देखते हैं, है ना। तो फर्स्ट बॉल सेकंड बॉल आइडेंटिकल है, नंबरिंग इन्होंने 2 3 किया है, और एक जो मूविंग बॉल है वो आ रही है किस स्पीड से, v स्पीड से, ठीक है। ये तो है कोलिजन से पहले की कंडीशन। अब कोलिजन के बाद क्या होगा, तो इन्होंने दिखाया है कुछ, सबसे पहला क्या दिखाया है, फर्स्ट सेकंड थर्ड वाले में शायद कह रहे हैं ये 1 2 3 तीनों साथ में जा रहे हैं v/3 स्पीड से। सेकंड में फर्स्ट सेकंड रुक जाते हैं, और थर्ड वाली बॉल v स्पीड से जा रही है। सेकंड में कह रहे हैं फर्स्ट वाली तो रुक जाती है, सेकंड थर्ड v/2 स्पीड से जा रहे हैं, फर्स्ट सेकंड 1 2 3। विच वन इज द करेक्ट, आप क्या सोचते हैं? सेकंड। So second. तो सेकंड सोचते हैं, क्यों? रीजन भी तो बताओ।
सेकंड सही है, बिल्कुल सही है ना, सेकंड वाला ऑप्शन आई थिंक सही होगा। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी है ना। आप लीनियर मोमेंटम का देखेंगे ना, तो यहाँ पर लीनियर मोमेंटम कितना है, mv। हर बॉल का मास क्या है, m है। 1 2 3 ईच बॉल इज ऑफ द मास m, ठीक है। तो इनिशियल मोमेंटम mv है। यहाँ पर आप देखेंगे 2m मास v/2 स्पीड से जा रहा है, लीनियर मोमेंटम उतना ही आएगा, कितना आएगा, mv आएगा। यहाँ पर m मास v की स्पीड से जा रहा है, यहाँ भी लीनियर मोमेंटम mv है। यहाँ पर कितना मास, 3m मास किस स्पीड से जा रहा है, v/3 स्पीड से जा रहा है, तो मोमेंटम कितना है, mv है। तो ध्यान दें, तीनों में मोमेंटम तो सेम है, डिफरेंस किसका है, काइनेटिक एनर्जी का। काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला आप कहते हैं ना, हाफ mv², जब इसको यूज लेंगे तो आप पाएंगे कि फर्स्ट वाले केस में काइनेटिक एनर्जी कुछ और आ रही है, थर्ड वाले केस में कुछ और आ रही है, सेकंड केस इज द वन एंड ओनली केस जिसमें काइनेटिक एनर्जी एग्जैक्टली उतनी ही है जितनी यहाँ है, और यहाँ कितनी है, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो सेकंड वन इज करेक्ट, बिकॉज इस केस में लीनियर मोमेंटम के साथ साथ काइनेटिक एनर्जी भी सेम है, तो इसका मतलब दिस इज द केस ऑफ इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। तो आपने आंसर सही बताया, काफी बच्चों ने यही सोचा होगा, बट इसको ध्यान रखना, लीनियर मोमेंटम तीनों में सेम है, काइनेटिक एनर्जी सेकंड वाले केस में ही सेम होगी, है ना। एक मैं बता देता हूं, अगर आप इस केस में काइनेटिक एनर्जी निकालना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, हाफ mv², सही लिखा मैंने, देखो काइनेटिक एनर्जी के लिए हाफ mv², तो कितना मास, दो बॉल्स जा रही है किस स्पीड से, v/2 स्पीड से, तो मास के प्लेस पर 2m। अब इसको सॉल्व करके आप देख लो, आई थिंक 1/4 mv²। हाँ 1/4 mv² आ रहा है, विच इज नॉट इक्वल, पहले इतना था, और यहां पर देख ले तो यहाँ और गड़बड़ मिलेगी आपको, है ना, और ज्यादा कम मिलेगा। चलिए, तो बॉडीज टुगेदर साथ साथ मूव करती है इन इलास्टिक कोलिजन में, है? तो फर्स्ट वाला और थर्ड वाला तो इन इलास्टिक कोलिजन का एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, एक और पिक सेंड की थी मैंने, 17th क्वेश्चन, यस, a bob A of a pendulum released from 30 degree to the vertical, ठीक है, hits another bob B of same mass at rest on a table as shown in figure. How high does the bob A, okay, rise after the collision, ठीक है, neglect the size of the bob and assume the collision to be elastic. तो आपको याद होगा जब मैंने 1D कोलिजन बताया था, कोलिजन बिटवीन टू बॉडीज, और उसमें एक स्पेशल केस था व्हेन m1 इज इक्वल टू m2, m1 इज इक्वल टू m2, तो आपको याद होगा वेलोसिटीज एक्सचेंज हो जाती है, कुछ याद आया, u2 इक्वल टू v1, या ऐसा हम कहें v2 इक्वल टू u1। अब आपने 1D कोलिजन अगर देखा हो तो वो कैरम वाला एग्जांपल भी बेस्ट है ना, कि अगर एक बॉडी रुकी हुई है, उसकी स्पीड कितनी है, u2 इक्वल टू 0, दूसरी बॉडी मोशन कर रही है u1 स्पीड से, अभी इनमें कोलिजन नहीं हुई है, दोनों बॉडीज इक्वल मास की है, पहली बार इक्वल मास की है, पहली बार, एक रुकी हुई है, दूसरी मोशन कर रही है। कोलिजन के बाद क्या होगा, जो फर्स्ट वाली बॉडी है, फर्स्ट वाली बॉडी वो रुक जाएगी, और जो सेकंड वाली बॉडी है वो मोशन करेगी, और किस स्पीड से मोशन करेगी, फर्स्ट वाली बॉडी की जो स्पीड थी ना u1, उस स्पीड से मोशन करने लग जाएगी। बात याद आई, दिस इज द पिक्चर बिफोर कोलिजन, दिस इज द पिक्चर आफ्टर कोलिजन। कब, जब मास सेम हो और कोलिजन कैसा हो, इलास्टिक कोलिजन हो। तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ये कह रहे हैं कि कोलिजन के बाद ए बॉडी कितना राइज करेगी, तो मुझे नहीं लगता कि थोड़ा सा भी राइज करेगी, मुझे तो लग रहा है ए बॉडी तो रुकी जाएगी और बी बॉडी मोशन करेगी, किसकी स्पीड से, ए की स्पीड से, है ना। तो इसका आंसर होगा दी ए बॉडी कम्स
एट रेस्ट, सीधी सी बात। तो आंसर आ गया ना, जब रेस्ट पर ही आ जाएगी तो कितना राइज करेगी, 0 राइज करेगी। उसके बाद जहां आपको एम मास की बी बॉडी दिख रही है ना, ब्लू ब्लू, वहां रुक जाएगी आकर। सही बात? हाँ भाई बताइए, रुकेगी या नहीं? यस सर। तो सोच रहे हैं काफी बच्चे, कुछ एग्री कर रहे हैं। इसमें जस्ट ये लिखा हुआ, हाई हाउ हाई डज द बॉब ए राइज आफ्टर द कोलिजन। तो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है ना, तो इसका आंसर आएगा 0, बिकॉज द बॉब ए कम्स एट रेस्ट आफ्टर द कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन है, मास इक्वल है, इसलिए स्पीड एक्सचेंज हो जाती है और ए की स्पीड से बी आगे चले जाएगी, प्रोजेक्टाइल मोशन करेगी, या बिकॉज हॉरिजॉन्टली चलेगी वो, क्योंकि जैसे ही बॉब ए कहाँ आएगा, ग्राउंड के पास आएगा, उसकी स्पीड हो जाएगी बिल्कुल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। चलिए तो आगे बढ़ सकते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 19 है ना, अच्छा क्वेश्चन है। अ ट्रॉली ऑफ मास 300 kg कैरिंग सैंड बैग, ठीक है, सैंड बैग, बालू मिट्टी जो होती है उसके बैग्स उसमें रखे हुए हैं, ठीक है, ऑफ 25 kg is moving uniformly with a speed of 27 km/h on a frictionless track. Okay, after a while, ठीक है, after a while sand started leaking out of a hole on the floor of the trolley at the rate of 0.05 kg per second. What is the speed of trolley after the entire sand bag is empty? After the whole sand leak, बताइए। तो एक Sir- ट्रॉली है, हाँ कोई कुछ कह रहा है, बोलिए। 6.18। सर स्पीड चेंज ही नहीं होगी। हाँ स्पीड चेंज ही नहीं होगी, ठीक है। तो लेट कोई ट्रॉली है, इसके अंदर ये इसका फ्लोर बना दिया मैंने, यहाँ सैंड बैग रखा हुआ किसी हाइट पर, ठीक है, इसमें सैंड भरी हुई है, ट्रॉली किसी स्पीड से जा रही है, 27 km/h की स्पीड से जा रही है, ठीक है। सैंड बैग में हमने एक होल कर दिया, उस होल में से सैंड बाहर आ रही है, उस होल में से सैंड बाहर आ रही है। तो आपसे पूछ रहे हैं कि ट्रॉली के अंदर जो फ्लोर है उसमें सैंड गिरती जा रही है, बाद में ट्रॉली की स्पीड क्या होगी? तो बिल्कुल चेंज नहीं होगी, बाद में भी कितनी होगी? 27। नहीं होगी। उसका रीजन क्या है? तो उसका रीजन है, सैंड कहां पर है? ट्रॉली के अंदर ही है। कोई एक्सटर्नल फोर्स है क्या? तो No, नो sir. सर। एक्सटी नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बस इसका यही है। इस सिस्टम में, इस ट्रॉली और इसके अंदर जो बैग है, इस पूरे सिस्टम में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। एक्सटर्नल फोर्स जब नहीं होता है तो सिस्टम का मोमेंटम चेंज नहीं होता है। मोमेंटम चेंज नहीं होता है तो भाई स्पीड क्यों चेंज होगी? बात सही है ना? तो स्पीड भी क्या रहेगी? उतनी ही जितनी पहले थी। तो आंसर आप भी सही कह रहे हैं, सेम, नो चेंज। हम आगे बढ़ सकते हैं। इसमें कोई आपको न्यूमेरिकली सॉल्व नहीं करना था, बस रीडिंग करनी थी, दिमाग लगाना था, बिकॉज देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स सो द स्पीड रिमेन्स सेम। एक स्टेटमेंट लिखना है बस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, हाँ कोई कुछ कह रहा है, बोलिए। 6.18 क्वेश्चन। 6.18 क्वेश्चन, अच्छा ये बीच में, यस तो पहले 6.18 करेंगे, ये बीच में मिस हो गया। A bob of a pendulum is released from a horizontal position. If the length of the pendulum is 1.5 meter, what is the speed what is the speed with which a bob arrive at the lowermost point? Given that the dissipated to 5% of its इनिशियल एनर्जी अगेंस्ट एयर रेजिस्टेंस। तो मैं क्वेश्चन को आपको समझा देता हूं। मास तो बताया ही नहीं इन्होंने, स्पीड पता करनी है, ठीक है। तो
इसका डायग्राम आप देखें, क्वेश्चन नंबर 18 ज्यादा लेंथी नहीं है, छोटा क्वेश्चन है, डायग्राम से बात को समझें। देखिए ये एक एस पॉइंट है जहां से एक बॉब को हमने सस्पेंड कर दिया ऑफ मास एम, ठीक है, यहां से एस पॉइंट है यहाँ पर, और ये लेंथ कितनी है स्ट्रिंग की 1.5 मीटर, सही लिख रहा हूं मैं, स्ट्रिंग की लेंथ। हॉरिजॉन्टल कंडीशन में जब ये था तो इसको रिलीज किया, यहाँ पकड़े हुए हैं आप, है ना, हॉरिजॉन्टल अपने आप तो रहेगा नहीं, जैसे आपने इसको रिलीज किया इसका पाथ देखो कैसा होगा, ये यहां पहुंचेगा, है ना, जब ये m मास का बॉब यहां पहुंचेगा और हाइट कितनी हो जाएगी 1.5, जितनी स्ट्रिंग की लेंथ है उतना डेप्थ तक ये आएगा। तो इस पोजीशन पर इसकी स्पीड हॉरिजॉन्टल होगी, पहली बात स्पीड होगी ना, आप प्रैक्टिकली सोच सकते हैं कि आपने किसी स्ट्रिंग से एस से लेकर, ये कुछ इनिशियल पॉइंट मान ले इसका ए, एस से लेकर ए तक एक स्ट्रिंग है, आपने इसको स्ट्रेच करके यहाँ हॉरिजॉन्टल कंडीशन में रखा हुआ है, आपने इसको जैसे ही छोड़ा ये इस पाथ को ट्रेवल करेगा, ये क्वाड्रेंट है एक तरह से, है ना, सर्कल डिस्क्राइब करेगा, सर्कल का एक पार्ट, यहां पर पहुंच गया, लेट ये पोजीशन है ए पोजीशन, ए तो वहां लिखा था ना आपने, ठीक है, दिस इज बी पोजीशन, लोअर मोस्ट पॉइंट है बी, यहां पर इसकी स्पीड कितनी होगी ये पता लगाना है, स्पीड पता लगानी है गाइस, जबकि आपको क्या बताया है 5% ऑफ एनर्जी इज लॉस्ट इन एयर रेजिस्टेंस, इन एयर रेजिस्टेंस। तो मुझे बताइए ये जो लेवल है, डॉटेड लाइन जो मैंने ड्रॉ की है, इस डॉटेड लाइन से हम हाइट को मेजर करना स्टार्ट करें तो हाइट कितनी है, इस डॉटेड लाइन के लेवल से ए पॉइंट का हाइट कितना है, क्लियर दिख रहा है ना, 1.5 1.5। तो पहले आप इस m मास के बॉब का की पोटेंशियल एनर्जी पता लगाएं, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है mgh, ठीक है, इसमें आप g की वैल्यू यूज ले सकते हैं, h की यूज ले सकते हैं, m की नहीं, m पता नहीं हमें, तो कितना हो जाएगा m इंटू 10 इंटू 1.5, तो u इक्वल टू m इंटू 15, m इंटू 15 जूल, हमें m नहीं पता। इस पोटेंशियल एनर्जी का 5% एयर में लॉस हो जाता है और रिमेनिंग एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है गाइस, ए से बी तक पहुंचते हैं, ध्यान दें जब बॉडी ए से बी तक पहुंचेगी तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी और कौन सी एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। बट एक इन्होंने बीच में एक कंडीशन और फिट कर दी कि जब बॉडी ए से बी तक आती है तो बिकॉज ऑफ एयर रेजिस्टेंस उसकी 5% एनर्जी लॉस्ट हो जाती है, उसकी 5% एनर्जी लॉस हो जाती है, तो उसकी एनर्जी थी कौन सी, पोटेंशियल एनर्जी थी ए पॉइंट पर इतनी, और इसका 5% लॉस हो जाता है, तो गाइस बचता कितना है 95%। 95%, बस यही कॉन्सेप्ट है। जब पोटेंशियल एनर्जी हमने पता लगा ली इतनी थी ए पॉइंट पर और बी पॉइंट पर, अब वो सारी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी होगी, बट क्वेश्चन में कहा है 5% लॉस भी हो जाता है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी 95% ऑफ, गाइस परसेंटेज ऐसे निकालते हैं क्या, Yes, U sir. का 95% ऐसे ही होगा, U मतलब पोटेंशियल एनर्जी का 95% तो ऐसे ही होगा, और अगर ऐसे ही होगा तो ये क्या है B पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी, है ना, तो पहला आपने U पता लगा लिया, U का 95% अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन B पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी होगी। एक बात, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है गाइस, हाफ mv²। बस आपको पता है ना, हमें फाइनली पता क्या लगाना है, स्पीड, हाफ mv² में स्पीड दिखाई दे रही है, 95 100 का कुछ करें 5 से कैंसिल या रहने दें, 19 चलिए रहने देते हैं, तो इसको 95 इंटू यू अपॉन 100, अब v इक्वल टू क्या होगा, तो अंडर रूट
अंडर रूट ऑफ 95 इंटू कैपिटल U इंटू 2 अपॉन m इंटू 100। ध्यान से देख लें, मैंने फॉर्मूला बनाया है स्पीड का, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 2 ऊपर प्रोडक्ट में चला गया, m नीचे डिवाइड में चला गया, अंडर रूट हो गया। कैपिटल U की वैल्यू है m इंटू 15, वैल्यू पुट करते हैं। नेक्स्ट स्टेप, v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 95 इंटू m इंटू 15 इंटू 2 अपॉन m इंटू 100। m तो कैंसिल कर दें आप, 15 इंटू 2 30, 15 इंटू 2 30, 0 कैंसिल, ठीक है। 95 इंटू 3 कैंसिल ही कर देते हैं 5 से। 19 अपॉन 2, 19 इंटू 3 57 अपॉन 2, 57 upon 2, that means 27.5। सर 28। यस, तो 28.5 ही होगा। अब इसका अंडर रूट क्या होगा ये सोचना है। 5 से बड़ा होगा 5.33। अच्छा ठीक है, 5.3। 5.3 कह रहे हैं मीटर पर सेकंड, तो आंसर भी तो आना चाहिए ना। देखो भाई 5 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा है क्या? आ रहा है तो अच्छी बात है, यस सर। है ना। तो अंडर रूट आपने बिल्कुल ठीक बताया, 5.3 समथिंग आ रहा है। तो इसका मेन कॉन्सेप्ट क्या था? ए पॉइंट पर एनर्जी कौन सी है? पोटेंशियल एनर्जी, हाइट है ना, इसलिए जब हाइट खत्म हो गई पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। बट 5% लॉस हुआ है एनर्जी का, तो बची कितनी? 95%। दिस इज द कॉन्सेप्ट। बस इस काइनेटिक एनर्जी की हेल्प से हमें स्पीड मिलेगी, तो ये पार्ट काम का था, ठीक है। गाइस आगे बढ़ सकते हैं, बताइए। यस सर। क्वेश्चन नंबर 19 हो गया, ओके। हाँ, अब 20, क्वेश्चन नंबर 20 देख लें। A body of mass 0.5 kg travels in a straight line with velocity a into x to the power 3/2, where a equal to 5, ठीक है। What is the work done by the net force during the displacement from x equal to 0 to x equal to 2? तो इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, ध्यान से सुन लें। वेलोसिटी का एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है इन्होंने, और a की वैल्यू है 5, ठीक है। तो वेलोसिटी का एक एक्सप्रेशन है गिवन। तो क्वेश्चन नंबर 6.20 में एक इंफॉर्मेशन जो है वो बहुत काम की है। v इक्वल टू a इंटू एक्स टू द पावर 3/2, वेयर a इज 5। a की वैल्यू कितनी है? 5। मास कितना है बॉडी का? देखिए मास की वैल्यू कितनी है, थोड़ा सा 5 चेक kg। कर लें। 0.5 kg, 0.5 kg मतलब 1/2 kg, एक ही बात है, 1/2 kg। ओके, अब पूछा क्या है? W पता करना है, वर्क, और वो भी कहां से कहां तक? फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू, from x equal to 0 to x equal to 2 meter displacement. In the displacement, in the तो 2 मीटर डिस्प्लेसमेंट में वर्क क्या होगा? W क्या होगा? तो गाइज ध्यान रहे, वर्क पावर एनर्जी के अकॉर्डिंग फ्रिक्शन लेस सरफेस पर जब कोई फ्रिक्शन नहीं है
तो वर्क पावर एनर्जी के अकॉर्डिंग वर्क किसके इक्वल होता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। काफी Yes, बच्चों sir. को याद आ गया होगा। वर्क पावर एनर्जी हमें बताता है the amount of work done is always equal to change in kinetic energy. change in kinetic energy क्या होता है? फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है ना? ओके, क्वेश्चन नंबर 20 में कॉन्सेप्ट कौन सा काम आएगा? वो ये है, स्टार लगा हुआ, फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम W इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब W इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी के लिए मैं कहूंगा हाफ m vf स्क्वायर माइनस हाफ m vi स्क्वायर। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग v का एक फॉर्मूला आपको दिखाया हुआ है, v का एक फॉर्मूला आपको बताया हुआ है ना? उसमें ये जो x है ना, इनिशियली x कितना है? इसको मैं ki कह दूं और इसको मैं सॉरी xi और ये xf। तो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट 0 है, फाइनल डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर है। तो अगर मैं जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उस फॉर्मूले को यूज ले लूं, v का ये फॉर्मूला है, मैं इसको 2 टाइम यूज लूंगा, एक बार vf के लिए, एक बार vi के लिए। तो हाफ m कॉमन vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है, हाफ m कॉमन ले लिया मैंने। W इक्वल टू हाफ m, vf का फॉर्मूला हो जाएगा a इंटू एक्स एफ स्क्वायर, स्क्वायर नहीं है गाइस, देख लो क्या है ये, है ना? तो a स्क्वायर एक्स एफ क्यूब माइनस a स्क्वायर एक्स आई क्यूब। तो मुझे बताइए ये जो अब मैंने किया है, क्या किया है? फॉर्मूला यूज लिया है जो गिवन था, v इक्वल टू ए एक्स टू द पावर 3/2, v इक्वल टू ए एक्स टू द पावर 3/2। अगर मैं यहाँ v स्क्वायर कर दूं तो मुझे राइट साइड में क्या चेंज करना होगा? v स्क्वायर कर दिया तो राइट साइड में भी स्क्वायर होगा, ये देखिए स्क्वायर, तो स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर x की पावर कितनी आएगी? Cube. देख सकते हैं ना, 2 से 2 कैंसिल होगा तो x क्यूब आएगी। तो अगर v स्क्वायर होगा तो v स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा? a स्क्वायर x क्यूब। v की वैल्यू आपको जो गिवन है उसको मैंने यूज करके vf स्क्वायर का फॉर्मूला लिखा है और इसी को यूज करके vi स्क्वायर का फॉर्मूला लिखा है। अब हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन बताई है? हमें मास बताया है, हमें a की वैल्यू बताई है, क्वेश्चन में 5 है, हमें और कुछ इंफॉर्मेशन भी बताई है ना? देखिए xi 0 है और xf 2 मीटर है। तो ये जो मैं राइट लगा रहा हूँ 4 फिजिकल क्वांटिटीज पर, a की वैल्यू, m की वैल्यू, xi की वैल्यू, xf की वैल्यू, इन 4 वैल्यूज को जहां राइट लगाया है आप यूज लेकर w पता लगा सकते हैं गाइस, और w ही पता लगाना है। तो एंड कीजिए इसको, कैलकुलेशन कीजिए। तो वर्क एनर्जी थ्योरम से मैंने काम को स्टार्ट किया था। हाफ kg a स्क्वायर है तो ये 25, 2 का क्यूब क्या होगा? 8, 25 इंटू 0, 25 इंटू 8 आई थिंक 200 Yes, sir. है ना? तो ये बाहर है 1/4, अंदर है 200 माइनस 0, तो 200 माइनस 0 मतलब 200। तो ये कितना आ रहा है? 50 जूल। आप चेक भी करना, 50 जूल आ रहा है, Yes, Yes, sir. sir. है ना? Yes, sir. और ठीक है, नहीं अपना तो आ रहा है 50 जूल। आंसर चेक करके एक बार देख लें, आई थिंक होना तो चाहिए, क्योंकि वर्क एनर्जी थ्योरम एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। Yes, sir. तो वर्क एनर्जी थ्योरम जो कॉन्सेप्ट है इसको आप थोड़ा Yes, सा sir. ध्यान रखें, बहुत काम का है ये, है ना? चलिए आगे बढ़ सकते हैं हम, टाइम देख लें आप। तो आज हमने 20 क्वेश्चन हो गए, 21, 22, 23 कल करेंगे, और जो 1, 2, 3 है ना, तो गाइस कल हम क्लास लेंगे, है ना?
कि काफी आपकी छुट्टियां हो गई अननेसेसरीली, बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है अभी, ये ईयर ही ऐसा चल रहा है ये कुछ। तो गाइस कल हम लोग क्लास लेंगे और इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स कल हम एंड करेंगे, ठीक है ना। थैंक यू स्टूडेंट्स। टाइम क्या रहेगा? टाइम आप लोग चलो अच्छा पूछ लिया, और टाइम का बताएं। आई थिंक संडे है ना, तो आप लोग टाइम आपको मैं मॉर्निंग में कल बताता हूँ, है ना, 9 o'clock के आसपास आपको सेंड कर देंगे। हो सकता है रात को भी टाइम बता दूं मैं, क्योंकि कुछ और क्लासेस भी है, तो मैं आपको टाइम नाइट तक या कल मॉर्निंग में बताता हूँ, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। ओके सर, थैंक यू सर। ओके ओके, थैंक यू। Thank you, sir. ओके।